नमस्कार। आज हम बात करते हैं फेक न्यूज़ की। अपने पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि बिहार में जो विवाद हो रहा है और बिहार और तमिलनाडु को लेकर के जो पूरा विवाद का प्रकरण है, उसमें 3 मुख्य मुद्दे मेरी नज़र में आते हैं। पहला मुद्दा था मज़दूरों का पलायन, यानी लोगों का पलायन। एक मुद्दा हिंदी और हिंदी की राष्ट्रभाषा राजभाषा का विवाद, और तीसरा मुद्दा फेक न्यूज़। मजदूरों के पलायन पे हमने बात कर ली थी। आज हम फेक न्यूज़ पर बात कर लेते हैं। भाषा विवाद पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि हिंदी राजभाषा होते हुए भी पूरे देश में क्यों नहीं उसको वो जगह मिल रही है जो उसको मिलनी चाहिए। खैर, तो हम मुख्य तौर पे आज बात करते हैं फेक न्यूज़ पर। और फेक न्यूज़ की जब बात करेंगे इस ताज़ा प्रकरण को लेकर कर, तो बिहार के एक नौजवान मनीष कश्यप की बात करना भी ज़रूरी हो जाएगा। पूरा जो मामला है, उस मामले को समझने के लिए इसके 2-3 पहलू हैं जिसको थोड़ा हम लोगों को उस पर चर्चा करनी होगी। हालांकि देखिए, फेक न्यूज़ एक ऐसा मामला है, एक ऐसा मुद्दा है कि अगर मुझे आप फेक न्यूज़ पर बोलने के लिए कहेंगे और मैं बोलना शुरू करूं तो मैं घंटों बोल सकता हूं। 25 साल की अपनी पत्रकारिता के बाद कम से कम फेक न्यूज़ पर 25 घंटे तो बोल ही सकता हूं, जो परिस्थितियां हैं देश में। देखिए, सबसे पहली बात कि भारत में फेक न्यूज़ को लेकर कोई कानून नहीं है। जी, पता नहीं आपको मालूम होगा कि नहीं, लेकिन फेक न्यूज़ के खिलाफ भारत में कोई कानून नहीं है। तो फिर विवाद होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो भारत की जो पुलिस की व्यवस्था है, इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी के तहत ही वो सारी कार्रवाइयां होती हैं। भारत में अगर फेक न्यूज़ को लेकर के कोई कानून होता तो ये परिस्थितियां नहीं बनती। अब कानून क्यों नहीं है और बनाने वालों के मन में क्या है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। ताजा जो प्रकरण है, जो ताजा विवाद है, उसमें यह है कि एक वीडियो रिलीज हुआ और उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अलग अलग सोशल मीडिया, अपने जो उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर शेयर किया। और उसको बाद में तमिलनाडु की पुलिस ने कहा कि ये वीडियो पुराना है और ये वीडियो गलत है और इस वीडियो को गलत तरीके से माहौल खराब करने के लिए फैलाया गया, जो कि एक तरीके से सच था। और उसको लेकर फिर बिहार की पुलिस ने जिन जिन लोगों ने वो वीडियो रिलीज किया, उसमें से कुछ चुनिंदा कुछ लोगों को चुनकर उनके खिलाफ एफआईआर कर दी और उनकी धरपकड़ शुरू हो गई। कुछ की गिरफ्तारियां हो गई, कुछ और लोगों की बातचीत हो रही है। इसी में एक व्यक्ति का नाम आता है मनीष कश्यप। देखिए, मनीष कश्यप के कुछ वीडियोस पिछले कुछ समय में हमारी भी नजर से गुजरे थे। मैं ये कहूं कि मैं मनीष कश्यप को नहीं जानता तो ये झूठ होगा, क्योंकि उसके वीडियोस हमारी नजर से गुजरे और हमने कुछ वीडियोस देखे। लेकिन मैं कोई भी एक वीडियो मनीष कश्यप का पूरा जो भी उन्होंने बनाया होगा, 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट, वो पूरा वीडियो हमने नहीं देखा। क्योंकि जब वो बात करते हैं तो एक जो कर्कश आवाज आती है, कानों में गूंजती है, बहुत जोर से जो चिल्लाने की बात आती है, वो मुझे सूट नहीं करता है। तो इसलिए हम उनका वीडियो देख नहीं पाते हैं। इस पूरी घटना के बाद हमने देखा कुछ वीडियो और बहुत समय लेकर के देखा। देखिए, घटना कई दिनों की है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने उनकी काफी सारे वीडियोस खंगाले। उनकी जो वेबसाइट्स हैं, जो उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, उस पे भी मैं गया, उन पे भी मैंने काफी चीजें देखी और इन सब चीजों को देखकर कुछ नतीजों पर मैं पहुंचा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कि मेरी बात बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरेगी, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आए जो बात मैं आज कह रहा हूं, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो बात तो मुझे कहनी ही चाहिए। अब जब मैं
उनके वीडियोस देख रहा था तो एक बात जो मुझे समझ में आई कि हर जगह किसी न किसी कोई न कोई समस्या को लेकर के उस व्यक्ति ने वीडियो बनाया। तो प्रश्न ये उठता है कि उन समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन और सरकार की। अगर वो समस्याएं उस तरीके से उतनी गंभीर तरीके पर नहीं पहुंची होती तो क्या वो उस तरीके से वीडियो बनते? अब आप लोग अगर देखें तो जब मैं उनके चैनल्स को देखने लगा तो 3-4 चैनल्स हैं। एक मुख्य जो चैनल है उनका यूट्यूब का, उस पे तकरीबन 6.38 मिलियन पीपल हैं, मतलब तकरीबन 63-64 लाख लोग उस पे हैं। और उसके अलावा और भी कई सारे हैं जिस पे 1.5 मिलियन 2 मिलियन ऐसे करके सब्सक्राइबर्स हैं। तो कुल टोटल मैंने अनुमान लगाया, जोड़ा तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग मनीष कश्यप को फॉलो करते हैं। भारत में जो भी लोग पत्रकार हैं या सोशल वर्क में हैं या जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझते हैं सोशल मीडिया के, मैं टॉप के कुछ लोगों को छोड़ देता हूं जो अलग अलग फील्ड में हैं, जैसे गेमिंग में हैं या अब पढ़ाई में हैं, उन लोगों को मैं छोड़ दूं, शिक्षा का क्षेत्र और गेमिंग के क्षेत्र को छोड़ दूं, तो इसके अलावा पत्रकारों में अगर मैं बात करूं तो भारत में किसी भी पत्रकार के पास उतने फॉलोअर्स नहीं हैं जितने मनीष कश्यप के पास हैं। पहली बात जो आप लोगों के दिमाग में बैठाइए, क्योंकि इस पे मैं बात करूंगा। मनीष कश्यप के अलावा एक व्यक्ति हिंदुस्तान का ही है जो कोई हिंदुस्तान में नहीं रहता है, जिसके वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, ध्रुव राठी के, जिनके तकरीबन 10.3 मतलब 1 करोड़ से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर 10.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं, वो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, उनकी अपनी रिसर्च टीम होगी, वो बहुत करीने से बहुत अच्छी बातें करते हैं, कई जगह बायस दिखते हैं, हर कोई व्यक्ति बायस हो सकता है अपने अपने विचारधारा को लेकर के, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई एक प्लेटफॉर्म है जिसपे सबसे ज्यादा लोग हैं तो वो मनीष कश्यप का प्लेटफॉर्म है। अब सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं, ये 1 करोड़ लोग कौन हैं? एक चैनल पर 63 लाख लोग जो उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये कौन है? ये क्या देखना पसंद करते हैं और ये क्या चाहते हैं? जब तक आप इसकी तह में नहीं जाइएगा तब तक फेक न्यूज के मामले को समझना थोड़ा मुश्किल है। पहले मैंने क्या कहा कि फेक न्यूज को लेकर हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है। भारतीय दंड संहिता के हिसाब से जो कानून है उसके हिसाब से ही उस पर कार्रवाई होती है। मुख्य तौर पर फेक न्यूज फैलाने पर 3-4 कारणों में कार्रवाई होती है। कारण क्या है? आप किसी की मानहानि कर रहे हो, आप सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हो, आप धर्म को लेकर के कोई कटाक्ष कर रहे हो, इस तरीके की जो घटनाएं हैं जिसमें भारतीय दंड संहिता के हिसाब से जो कार्रवाइयां हो सकती हैं। देखिए, मैं धाराओं में से नहीं जा रहा कि धाराओं में आप उलझ जाएंगे कि मैं कहूं कि 592 में क्या है और 243 में क्या है, तो ये इसमें मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि ये वक्त ज्यादा लेता है और लोगों को याद रखने की जरूरत भी नहीं होती और याद भी नहीं रहता है। तो मैं सिर्फ ये बताता हूं कि इंडियन पिनल कोड के नियमों के हिसाब से, कानून के हिसाब से ही वो कार्रवाई होती है। देखिए, जैसे ही आप फेक न्यूज को न्यूज की कैटेगरी में ला करके आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे तो ये सारी कार्रवाई आईटी मिनिस्ट्री के अंदर चली जाएगी, आईपीसी से वो बाहर हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि आईटी एक्ट जो 2000 में बना, सन 2000 में आईटी एक्ट बना, उसमें संशोधन हुए, 2009 में हुआ, 2020 में हुआ, 2021 में हुआ और 2015 में एक कानून सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, जिस कानून के तहत भी पुलिस लगातार कार्रवाइयां करती रही, आईटी एक्ट 66 ए, जिसको लेकर के 2022 में बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने दी
कि जिस कानून को 7 साल पहले हमने निरस्त कर दिया, उसको लेकर के अभी कार्रवाई क्यों हो रही है? और वो जो कानून था और वो जो नियमावली थी, वो ये था कि पुलिस किसी भी मौके पर उस कानून के हवाले से सौहार्द फैलाने को लेकर के या कटाक्ष करने को लेकर के या कोई बात कहने को लेकर के किसी को गिरफ्तार कर लेती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला है, इसमें आप नहीं पड़ेंगे। बहुत विरोध हुआ क्योंकि उससे पुलिस के हाथ बंध गए। बावजूद इसके पुलिस के पास अभी भी पुलिस के पास नियम हैं और उनके पास अधिकार हैं, क्योंकि अलग-अलग अधिकारों में वो अलग-अलग नियमावली के हिसाब से उन पे गिरफ्तारी की तलवार लटकती है। अब 66 तो खत्म हो गया, अब 67 और 67 ए जो आईटी एक्ट के तहत है, उसके तहत ये कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में फेक न्यूज को लेकर के कोई कानून नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? अब इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझिए। 3 धाराएं हम मान लेते हैं मीडिया की फिलहाल। हम रेडियो को टेलीविजन के साथ ही मान लेते हैं और एक प्रिंट, एक सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया, जिसको आप डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जो भी कह लीजिए, एक माध्यम वो। 3 माध्यम हैं मुख्य तौर पर मीडिया के। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो भारत में एक स्वायत्त संस्था है, एक ऐसी संस्था है जो बहुत पहले से है, 1966 में बनाई गई। वो दरअसल अखबारों में गलत खबर छपे या अखबारों में रिपोर्टिंग गलत हो जाए, इसको लेकर के बहुत सख्त तरीके से काम करती रही है। टेलीविजन पे उस तरीके का कोई जोर नहीं। जैसी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है अखबारों के लिए, वैसे टेलीविजन के लिए कोई संस्था नहीं है। एक संस्था बनी जिसका नाम था एनबीए। एनबीए एक संस्था बनी, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन करके एक संस्था बनी, और उस संस्था ने, वो प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट टीवी चैनलों के मालिकों ने मिलकर के एक संस्था बनाई, उसी में से कोई इसका चेयरमैन बनता है। आप चुनाव होते हैं, धीरे 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 संस्था वो थोड़ी गंभीर होती गई और स्वनियमन की बात टेलीविजन में कही जाने लगी। लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत ना तो टेलीविजन को डाला गया और न ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जैसी कोई संस्था टेलीविजन के लिए बनी। अब दौर आगे बढ़ गया। अब दौर टेलीविजन के बाद डिजिटल मीडिया का आ गया। डिजिटल मीडिया पे कोई किसी का जोर नहीं। एक डोमेन आप कोई बुक करिए और आप 50 रुपए की एक माइक आईडी बनाइए और आप माइक किसी के मुंह में लगा दीजिए, आप हो गए पत्रकार। अब परिस्थितियां वहां से होती गई गंभीर। टेलीविजन के बाद जब ये डिजिटल मीडिया का पूरा मामला सामने आया, तो ये जो संस्था थी एनबीए, एनबीए ने क्या किया, अपने नाम में जोड़ लिया डिजिटल भी। अब एनबीए से वो एनबीडीए हो गया, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। अब ये संस्था है। तो दरअसल इन लोगों ने इन संस्था में उन लोगों को अहमियत ही नहीं दी जो जो डिजिटल माध्यम के अच्छे बड़े समझदार लोग थे, जो बेहतर काम कर सकते थे। यानी वो सारी संस्थाएं जो बड़ी थी, बड़े टेलीविजन चैनल या अखबारों के दफ्तर थे या कुछ ऐसे जो इनके अखबार भी थे, टेलीविजन चैनल भी थे, और उन लोगों का एक समूह डिजिटल माध्यम पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन चूंकि फेक न्यूज को लेकर के कोई कानून नहीं है देश में, इसलिए वो माध्यम बिल्कुल बिंदास अपने अपने तरीके से काम करता रहा, जो आज भी कर रहा है। और उसी का नतीजा है कि फेक न्यूज फैल रहा है और फैलाने में हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। अब देखिए, अब मैं मनीष कश्यप पे का ही जिक्र कर देता हूं। अब मनीष कश्यप ने एक वीडियो रिलीज किया, ट्वीट किया, और उस वीडियो के हिसाब से 4 चीजें लोगों को समझ में आई कि नहीं ये गलत है, किसी को लगा कि ये बहुत सही है, और उसका विरोध हुआ। जब उसकी जांच हुई, मनीष कश्यप ने एक स्टैंड ले लिया तेजस्वी की सरकार के खिलाफ। वो नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ स्टैंड नहीं ले रहे, उन्होंने तेजस्वी की सरकार के खिलाफ स्टैंड ले लिया।
और वहां पर वो भाषा का विवाद का वीडियो अब वहां पर जाति के विवाद में तब्दील होता हुआ नजर आने लगा। चूंकि उनके फॉलोअर्स 1 करोड़ हैं कुल मिलाकर के, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बने हुए तो हैं। तो उन लोगों ने इस पूरे मामले को डिजिटल माध्यम पर दो ध्रुव में तब्दील कर दिया। इसी बीच में तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसने लगा, उनके पिताजी पर शिकंजा कसने लगा, उनके परिवार पर शिकंजा कसने लगा। और इसका फायदा उठाते हुए मनीष कश्यप ने क्या किया, बार 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 एक ही बात को कहना जारी रखा। होना यह चाहिए था कि जब यह मालूम हो गया कि ये वीडियो गलत है या पुराना है, इस वीडियो से इस खबर का कोई संबंध नहीं है, सुनी सुनाई बातें ही सब लोग कह रहे हैं। बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जिन्होंने अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए गलत वीडियो बना के डाला, उसमें से कुछ लोग गिरफ्तार हुए। कुछ ने कहा कि 10 लोग मारे गए, कहां देखा, हमने सुना। तो सुनते सुनते वहां तक बात पहुंच गई। तो बजाय इसके कि हम माफी मांग लें कि हमसे गलती हो गई, अब उसको दूसरा रूप दिया जाने लगा। और दूसरा रूप दिया जाने लगा, उसके बाद क्या हुआ, जो उस सत्ता पक्ष के लोग थे, वो लोग कानूनी कार्रवाई करने की बजाय या कानूनी तरीके अपनाने की बजाय एक बिल्कुल लंपट गुंडों के गिरोह की तरह इस पे टूट पड़े। देखिए, कहां बात फेक न्यूज की है, कहां बात सामाजिक सौहार्द की है, और कहां परिस्थितियां ऐसी बनी कि जाति का विद्वेष, भाषा का विद्वेष, संस्कारों का विद्वेष सामने आने लगा। तो जब खबर आई, जब ये पता चल गया कि ये खबर सही नहीं थी, तो मनीष कश्यप को तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी। बजाय इसके ये कहने की कि मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, तेजस्वी यादव मुझे गिरफ्तार कर ले, उनको माफी मांगनी चाहिए थी। तीसरी बात, उनका ये बार बार कहना कि मैं 2025 में सरकार नहीं बनने दूंगा, अब ये एक पत्रकार का काम नहीं है, अगर वो अपने आप को पत्रकार समझते हैं तो। भाई, लोकतंत्र में किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा, ये तो जनता तय करेगी, ये आपका काम थोड़ी है। तो दरअसल आप पत्रकार पहले भी नहीं थे। तो जब आप पत्रकार पहले भी नहीं थे, तो आपकी भाषा पत्रकारों वाली पहले भी नहीं थी। अब पत्रकारों वाली भाषा नहीं थी तो आगे वो बढ़ती गई, लेकिन वो कौन लोग हैं जो उस भाषा को पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मैं इस सवाल के तह में जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब जितनी आप इस तह में जाने की कोशिश करेंगे, तो आप महसूस करते हैं कि दरअसल ये वो लोग हैं या वैसे लोग हैं जो प्रशासन, पुलिस, सरकार की व्यवस्था से इतने त्रस्त हैं कि उनको एक उम्मीद की किरण दिखती है एक किसी ऐसे व्यक्ति में जो उनकी आवाज उठाता है। तो सरकार अपनी भूमिका में सही नहीं है, इसलिए उनको एक तारणहार दिखता है, एक हीरो दिखता है। हमारे देश की पूरी पृष्ठभूमि में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग हीरो के भरोसे जीते हैं, हम अपने कर्मों के भरोसे नहीं जीते। तो हमको एक व्यक्ति हीरो दिखाई देता है और हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। हो सकता है कि वो सही भी कर रहा हो, कुछ गलत भी कर रहा हो, तो चूंकि उसका प्रशिक्षण वैसा नहीं है कि वो गलत और सही का फर्क और विभेद कर सके, तो वो उस धारा में बह रहा है। अब फेक न्यूज की परिस्थिति देखिए। अब एक पूरा एजेंडा चलाया जाने लगा कि भाई मनीष कश्यप के पीछे कौन है, बीजेपी है, संघ है, बिजनेसमैन हैं, लंदन में बैठे लोग हैं, कौन है उनके पीछे। सरासर झूठी और मनगढ़ंत कहानियां कही जाने लगी, और ये बड़े तबके के लोग भी कहने लगे। उनको देखिएगा कि वो बहुत वैसे लोग हैं जो जिनके उनके भी लाखों फॉलोअर्स हैं, तो वो कहने लगे इस बात को। इसका मतलब कि ना तो उस बात में रत्ती भर कहीं सच्चाई थी पहले की बात में, ना अब की बात में, लेकिन ये धारा पूरी अलग दिशा में चली गई। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी के
को रोकने का जो एक डर है लोगों के मन में कि अभिव्यक्ति की आजादी रुक जाएगी, उसकी वजह से ये सारे गड़बड़ हो रहे हैं। 140 करोड़ के देश में मीडिया पर स्वनियमन नहीं हो सकता। जैसे ही पिछले साल सरकार ने ये कहा कि अब वो डिजिटल माध्यमों पर, सोशल माध्यमों पर अंकुश लगाएगी और उसके लिए कानून ला रही है, उसका मसौदा तैयार हो गया, उसकी रिपोर्ट लीक हो गई, उसके बाद हिंदुस्तान में बवाल मच गया। भाई सबने कहना शुरू कर दिया कि ये तो बंदिश लगा देंगे, ये तो हमारी आवाज रोक देंगे, नहीं रोकेंगे तो यही होगा। अब आप सोचिए कि फेक न्यूज की परिस्थिति कैसे बनती है कि फैक्ट चेकर्स जो हैं हिंदुस्तान में, वो भी फैक्ट के नाम पर गलत बातें फैलाते हैं। तो आपको कानून की जरूरत नहीं है क्या?